तो ब्रिक्स समिट से पहले पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर अच्छी खबर सामने आई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के मुद्दे पर भारतीय और चीनी सैन्य वार्ताकार समझौते पर पहुंच गए हैं। Areas and few locations where the standoff had not been resolved. Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार देर रात आतंकी हमला हुआ है। हमले में एक डॉक्टर शहनवाज मीर समेत 6 मजदूरों की जान चली गई है। 5 लोगों के घायल होने की भी खबर है। आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ प्रमुख शेख सज्जाद गुल हमले का मास्टरमाइंड है। हमले के बाद गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में रात से सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू और कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमले की निंदा की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें हमारे सुरक्षा बलों से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। मैं मृतकों के परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हम कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। विमानों में बम की धमकी देने वालों के खिलाफ सरकार के तेवर काफी सख्त हैं। आरोपी के खिलाफ जेल, जुर्माना के साथ नो फ्लाई लिस्ट में भी डालने की कार्रवाई हो सकती है। गृह मंत्रालय, सिविल एविएशन समेत दूसरे मंत्रालयों के बीच इसको लेकर बैठक हुई है। इस बीच खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर से धमकी दी है। पन्नू ने कहा है कि 1 से लेकर 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया की विमानों से यात्रा ना करें। इधर 5 दिनों में 100 से ज्यादा बम की धमकी दी गई है, इसलिए अब सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है और ये भी जानकारी मिल रही है कि इसके लिए कानून में भी बदलाव किया जा सकता है। Whenever there is a bomb threat case happening, or if it is through a call, or if it is through social media, or if it is through some other means, we have a strict protocol that we follow. Because for us, like I said, safety and security is the foremost aspect, and this we follow through the international guidelines itself. And once that protocol is set, then we follow it thoroughly, word by word, whatever rule or whatever protocol that has been set, we follow it thoroughly, each and every point. And as we have seen that we have been getting repeated ones, and most of them are hoax bomb threats. So once this has happened, then we have had multiple meetings. दिल्ली के सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके में नया खुलासा हुआ है। रोहिणी में ब्लास्ट वाली जगह से सीआरपीएफ की टीम जांच कर रही है और जिसने ये पाया है कि जिसने ब्लास्ट वाली जगह का बकायदा मुआयना किया। दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी है कि स्कूल की दीवार के पास पॉलिथीन बैग में विस्फोटक रखा गया था और बैग को गहरे गड्ढे में छिपाकर रखा गया था। रविवार सुबह स्कूल के पास धमाका हुआ था, जिसमें किसी के आहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें, एनएसजी की बॉम्ब स्क्वाड टीम भी अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपने की तैयारी कर रही है।
दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में सिर्फ यमुना का पानी ही गंदा नहीं है, बल्कि हवा भी जहरीली हो गई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार यानी बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच गया है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के साथ ही इस पर सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के लिए बीजेपी की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया था। अब बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने यमुना में जहरीले झाग और हवा में बढ़ रहे प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। 17 से 22 के बीच में 6800 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार ने यमुना की सफाई पर खर्च किए और 2022 से 2024 तक मार्च 2024 तक 1700 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी कि 8500 करोड़ रुपया 7 साल में इस दिल्ली की सरकार ने खर्च कर दिया। लेकिन यमुना वैसी की वैसी है। वादा जो अरविंद केजरीवाल ने किया था कुछ नहीं हुआ उसका। तो सवाल ये उठता है कि जो 8500 करोड़ रुपया है वो किसके खाते में गया, कहां गया, किस भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा है। जितने एसटीपी प्लांट इनको ठीक करने चाहिए थे, काम करने चाहिए थे, वो काम नहीं कर रहे हैं। ड्रेन्स इनकी काम नहीं कर रही हैं। अपनी विफलता छुपाने के लिए एक भी गंभीर उपाय अगर दिल्ली सरकार ने इस पोल्यूशन को रोकने के लिए किया होता तो आज दिल्ली वाले इन बीमारियों से ग्रसित ना होते। सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उनका फेलियर है जो दिल्ली की जनता भुगत रही है। दिल्ली की जनता जो ये बद से बदतर दिल्ली देख रही है, वो अरविंद केजरीवाल तुम्हारे शासन की देन है। तो बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा कटघरे में खड़े कर रहे हैं। जहां तक दिल्ली के प्रदूषण की बात है, वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। साथ ही ये भी कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकारों से पराली की घटनाओं पर लगाम लगाने की बात उन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर दोहराई है। पंजाब में हमारी सरकार ने काम किया और वहां पर प्रदूषण का स्तर लगातार घट रहा है। पराली जलने की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब चूंकि मौसम ठंडा हो रहा है तो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकारों से और नेताओं से अपील है कि प्लीज हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पराली घटना जो जलने की घटनाएं उसे रोक लगाइए। तो दिल्ली में पॉल्यूशन का क्या है सॉल्यूशन और इस पर क्यों हो रही है डर्टी पॉलिटिक्स? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब बात करते हैं सोने चांदी की कीमतों की, जो हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। बुलियन बाजार में आई तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिवाली से पहले ही वायदा बाजार में चांदी का भाव 1,05,000 रुपए के पार निकल चुका है। पूरी खबर जानने के लिए जुड़ते हैं कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी बताएं, सोने चांदी में जो जोरदार तेजी है इसके पीछे वजह क्या है और यहाँ से भाव में और कितनी तेजी आने की उम्मीद है? जी हाँ, चांदी ने आज 1,00,000 रुपए प्रति किलो के लेवल्स छू लिए हैं और अब बाजार को लगता है कि यहाँ से और भी तेज़ी आएगी और 1,25,00,000 रुपए की अटकलें अब लगाई जा रही हैं। भारतीय बाज़ारों में 26% की तेज़ी के बाद ये ऑल टाइम हाइज बने हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की अगर बात करें तो वहाँ पर डॉलर टर्म्स में 42% की तेज़ी के साथ चांदी फिलहाल 12 साल के हाइज पर कारोबार कर रही है, जो कि $34 प्रति आउंस है। चांदी का ऑल टाइम हाई 2011 में बना था, जब चांदी ने ऑलमोस्ट $50 प्रति आउंस के लेवल को छुआ था। तो उन स्तरों से फिलहाल हम काफ़ी नीचे हैं। बाजार को लगता है कि क्योंकि ये चौथा ऐसा साल है जब मार्केट में चांदी की डेफिसिट है, इन्वेस्टमेंट डिमांड तो बड़ी ही है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते चांदी लगातार यहाँ पर फेवर में रह सकती है। और चांदी ने क्योंकि आउट परफॉर्म किया है सोने को और बाकी दूसरे एसेट क्लासेस को भी, तो चांदी की तेज़ी अब बाजार को लगता है कि और बढ़त दिखा सकती है। जहाँ तक सोने की बात है, यहाँ पर हमने ऑल टाइम हाइज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में बनते हुए देखे हैं। भारतीय बाजारों में अब तक चांदी में हमने करीब 25% की तेज़ी आते हुए देखी है इस साल में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ये तेज़ी 33% तक की बन चुकी है। ऑफ कोर्स सोने में तेज़ी इसलिए है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में हमने सेंट्रल बैंक्स को खरीदारी करते हुए देखा है। मिडल ईस्ट की चिंताएं हैं ही, चीन और ताइवान के बीच में भी कुछ कंसर्न्स हैं, टेंशंस हैं, उसका भी फ़ायदा यहाँ पर सोने ने उठाया है। साथ ही साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने तो रेट कटौती की ही है। आज बैंक ऑफ कनाडा इस हफ्ते भी यहाँ पर रेट कटौती और कर सकता है। यूएस
नवंबर में रेट कटौती कर सकता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के पहले हमने खरीदारी यहाँ पर आते हुए देखी है, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप सोने को फिलहाल शॉर्ट करें। इवन एज ये रैली ओवर हीटेड है, तेज़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बन चुकी है, लेकिन आपको बिकवाली की राय यहाँ पर कोई नहीं देगा। ऑफकोर्स कुछ बहुत मुनाफा वसूली इस साल के अंत तक आ सकती है, लेकिन मार्केट सोचता है कि 2025 भी यहाँ पर लगातार आपको तेज़ी ही दिखाएगा, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बेहतर सेट होती है। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे अपडेट के लिए। ये दशक कमोडिटी का होगा, सोने में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, ये कहना है इनाम होल्डिंग के डायरेक्टर मनीष चौखानी का। साथ ही उन्होंने चांदी और यूरेनियम में भी रिकॉर्ड तेजी की उम्मीद जताई है। ये दशक इज द डेकेड ऑफ अगेन हार्ड एसेट्स, कि इसमें कमोडिटीज़ और इस टाइम गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम में जो आप ब्रेकआउट देख रहे हैं, आई थिंक द प्राइसेस विल बी फार हायर देन व्हाट पीपल कैन इमेजिन। एंड इंसिडेंटली 20 साल का जो रिकॉर्ड है, गोल्ड एंड सेंसेक्स रिटर्न्स आर द सेम। तो हम इतना मेहनत करते हैं, शेयर ढूंढते हैं, मेरी वाइफ इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन मी, सो मे बी दिस इज़ द दिवाली फॉर द वाइफ्स टू सेलिब्रेट। बट हैविंग सेड दैट, आई डू थिंक कि ये डेकेड में इमर्जिंग मार्केट्स, एंड हम अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड पे बहुत ध्यान देते हैं, बट इंडोनेशिया जैसा मार्केट भी बहुत पीछे नहीं है, और इंटरेस्ट रेट भी वहाँ कट होने वाले हैं। तो आई थिंक देयर इज बैक टू दिस पीरियड ऑफ हार्ड एसेट। चलिए अब जानते हैं मार्केट का पूरा हाल। मजबूत शुरुआत के बाद बाजार ऊपर से फिसल गया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 73 पॉइंट गिरा तो निफ्टी भी 73 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे ज्यादा फिसले। बाजार में कुछ थीम पर सतर्क रहने की जरूरत है, ये कहना है फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा का। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में देवीना मेहरा ने यह भी कहा कि अभी उन्हें लार्ज कैप में ज्यादा रिस्क नहीं नजर आ रहा। मुझे जो लार्ज कैप्स है, जो निफ्टी के आप समझ लीजिए स्टॉक्स हैं, या उसके बियॉन्ड भी उतना बड़ा रिस्क नहीं लग रहा कि बहुत सस्टेन्ड क्रैश आएगा। वो हो सकता है कि बीच में रिएक्शन आए, और वो तो बाज़ार का नियम है, कभी भी मार्केट एक तरह से नहीं चलती है, बीच में नीचे आती है ऊपर आती है। पर बड़े क्रैश का खतरा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं है। जो 14-15% आपका 40-45 साल का जो रिटर्न है, वो पूरा जो 2010 से 20 का दशक था, वहाँ आपको फिक्स डिपॉजिट वाले रिटर्न मिले, 9% भी रिटर्न नहीं कंपाउंड किया। तो उसके बाद से जो मार्केट चला, अभी भी आप ट्रेंड लाइन तक नहीं पहुँचे। लेकिन बहुत सारे एरियाज़ हैं मार्केट में जहाँ खतरे की घंटी है, जहाँ आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और अधिकतर वो एरिया हैं जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, जो वहीं पे फ्रॉथ आती है हमेशा। जहाँ पर आप समझ लीजिए, मैं बोलती हूँ ये अच्छा थंब रूल है कि जहाँ भी जिस थीम पर बहुत सारे न्यू NFOs, न्यू फंड ऑफरिंग्स आते हैं, वो थीम ख़त्म होने की कगार पे होता है हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा। और बाकी भी जैसे IPO मार्केट में आप देख लीजिए, वहाँ बहुत फ्रॉथ है कि आप ख़रीद रहे हैं, आप वो स्टॉक खरीद रहे हैं, ये आप सोच ही नहीं रहे हैं। आप तो सोच रहे हैं कि ये एक लॉटरी है, लग गई तो मैं जैसे ही वो स्टॉक अलॉट होगा उसको बेच देंगे। जो कि सेबी का डेटा भी यही दिखाता है कि जब स्टॉक अलॉटमेंट होती है, अधिकतर लोग 1 हफ्ते के अंदर बेच देते हैं। तो वो सब खतरे के एरियाज़ हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, वहाँ उतना खतरा मुझे नहीं नज़र आता है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम को लेकर कैंडिडेट्स के साथ साथ कंपनियां भी जोश में हैं, जहां टॉप कंपनियों में 1.25 लाख से ज्यादा इंटर्नशिप के लिए पोस्ट ऑफर की गई है। वहीं अब तक इस पोर्टल पर करीब 8.5 लाख कैंडिडेट्स अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, पीएम इंटर्नशिप स्कीम काफी हिट हो रही है, क्या है पूरा अपडेट? बिल्कुल, देखिए, पीएम इंटर्नशिप स्कीम के पायलट प्रोजेक्ट्स को न सिर्फ कैंडिडेट्स बल्कि कंपनियों की तरफ से भी जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इस साल के अंत तक सरकार ने 1.25 लाख कैंडिडेट को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य रखा है। लिहाजा कंपनियों से इसी तरह के पोस्ट के ऑफर्स मंगवाए गए थे, लेकिन जो भी ताजा जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1.25 लाख से ज्यादा पोस्ट के ऑफर कंपनियों ने अभी तक डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं वेबसाइट पर। वहीं अगर दूसरी तरफ कैंडिडेट की बात करें, जो ताजा जानकारी मिली है उसके मुताबिक 8.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है। जो सबसे ज्यादा रिस्पांस मिला है उसमें खासतौर से बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर, जो ऑटोमोटिव है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर,
इस तरह के सेक्टर से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिले हैं। कंपनियों की बात करें तो मारुति, आयशर, हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियों ने बढ़ चढ़कर इस इंटर्नशिप स्कीम के लिए अपने जो पोस्ट्स हैं उसको ऑफर किया है। तो कुल मिलाकर देखें तो जो पायलट प्रोजेक्ट पीएम इंटर्नशिप का लॉन्च हुआ था वो एक तरह से देखें अपने लक्ष्य को पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसकी स्क्रीनिंग और फाइनल रिजल्ट्स आने में अभी समय लगेगा। दिसंबर के अंत तक जो भी पहला लॉट होगा इंटर्नशिप का वो शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो कंपनियां हैं उन्होंने सरकार के पहले साल के जो टारगेट है उसको मीट कर लिया है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बुलेटिन में खबरें चुनावी दंगल की। तो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर हो रही देरी के बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि आज सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा। एमवीए में शिवसेना के अलावा कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। कांग्रेस की तरफ से हो रही देरी के सवाल पर संजय राउत ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस में हाईकमान दिल्ली में है और फैसला वहीं से होता है। आज शाम तक सीटों का गणित फाइनल हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में महायुति का हिस्सा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को 5 से 6 सीटों की उम्मीद है। सीटों के बंटवारे पर पार्टी के प्रमुख रामदास अठावले से एक्सक्लूसिव बातचीत की है प्रीति सोमपुरा ने। देखिए। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी इस वक्त हमारे साथ में। आठवले जी, फिर फाइनली महायुति में आरपीआई आठवले गुट कितनी सीटें लड़ेगा? मुझे लगता है कि वैसा 21 सीट की लिस्ट हमने चंद्रकांत बावनकुळे जी जो बीजेपी के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो डिप्टी सीएम है, उनको हमने लिस्ट दे दी थी। और उसमें से मैंने हर बार ये बोला था कि भाई 8 से 10 सीटें हमको मिलनी चाहिए। लेकिन पूरा सिनेरियो देखने के बाद मैंने बोला कि ज़्यादा सीट मांगना ठीक नहीं है। इसलिए कल माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से आधा घंटा तक मेरी बात हुई और उनको हमने 6 सीटों का लिस्ट दे दिया है और उसमें से हमको 5-6 सीट हमको मिलनी चाहिए। इसके पहले लोकसभा में भी आपने टिकट मांगी थी लेकिन एक भी सीट नहीं मिली थी। हाँ, तो मतलब बात सही है कि मतलब लोकसभा में सीट देने के संबंध में हम आग्रही थे। मेरा कहना ये था कि आरपीआई को अगर 2 सीट मिलती है और मैं खुद चाहता था कि मैं लोकसभा में आऊँ। मैं एक बार शिरडी जब मैं हारा था तो मैं शिरडी से लड़ना चाहता था और अगर मुझे शिरडी सीट मिलती थी तो शिरडी की सीट भी चुनकर आती थी और सुजय विखे पाटिल जो उनकी भी सीट नगर की चुनकर आती थी। लेकिन अभी इन्होंने, मैं राज्यसभा में हूँ, मेरी राज्यसभा 26 तक है, इसीलिए मेरा विचार नहीं किया। लेकिन अभी एक मेरी पार्टी है, मेरे साथ गांव-गांव में, बस्ती-बस्ती में मेरे साथ लोग हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। होम्योपैथी कितनी भरोसेमंद है और किन बीमारियों में हो सकता है होम्योपैथी का सबसे ज्यादा फायदा, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।